कानून घटिया होता है तो अराजकता बढ़ती है। 1954 में नेहरू जी ने घटिया कानून बनाया था जिसको ड्रग एंड मैजिक एक्ट कहते हैं। इस घटिया कानून के कारण स्वामी रामदेव जी को और आचार्य बालकृष्ण जी को सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगना पड़ रहा है। उनकी कोई गलती नहीं है, फिर भी माफी मांगना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यह कानून घटिया है। जिन बीमारियों का इलाज पतंजलि में होता है, गारंटी के साथ होता है, जिन बीमारियों का इलाज स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जी ने किया है, लाखों लोग ठीक हो चुके हैं जिन बीमारियों को अपना इलाज करा के, उसके लिए भी स्वामी रामदेव जी को और आचार्य बालकृष्ण जी को सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ रही है, क्योंकि यह कानून कहता है कि इन बीमारियों का आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। मैं साल में 2 बार पतंजलि जाता हूं, एक बार जून में जाता हूं छुट्टियों में, एक बार दिसंबर में जाता हूं, और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वहां पे लोग अपेंडिक्स अपना ठीक कर चुके हैं आके। योग प्राणायाम आयुर्वेद के जरिए लोगों ने अपना अंधापन ठीक किया है। योग प्राणायाम आयुर्वेद के जरिए लोगों ने पतंजलि में आके अपना कैंसर ठीक किया है। पतंजलि में लोगों का मोतियाबिंद ठीक हुआ है। ये मैं अपनी आंखों से देखा बता रहा हूं। योग प्राणायाम के जरिए, आयुर्वेद के जरिए पतंजलि में आके लोगों ने अपना बहरापन ठीक किया है। डायबिटीज ठीक हुई। डायबिटीज तो पूछे नहीं, करोड़ों लोगों को ठीक हो चुकी है पतंजलि में आके। मंद बुद्धि का इलाज पतंजलि में होता है। यूट्रस का इलाज पतंजलि में होता है। माहवारी की समस्या का इलाज पतंजलि में होता है। नर्वस सिस्टम का इलाज पतंजलि में होता है। ड्रॉप्सी का इलाज पतंजलि में होता है। मिर्गी का इलाज पतंजलि में होता है। पथरी का इलाज पतंजलि में होता है। योग प्राणायाम नेचुरोपैथी के जरिए, आयुर्वेद के जरिए ब्लड प्रेशर का इलाज होता है। हिस्टीरिया का इलाज होता है पतंजलि में। कोढ़ का इलाज होता है पतंजलि में। मोटापा का इलाज होता है पतंजलि में। नपुंसकता का इलाज होता है पतंजलि में। बाजपन का इलाज होता है पतंजलि में। टीबी का इलाज होता है पतंजलि में। अल्सर का इलाज होता है पतंजलि में। यह सब योग प्राणायाम नेचुरोपैथी आयुर्वेद के जरिए होता है। आहार चिकित्सा के जरिए होता है। प्राणायाम चिकित्सा के जरिए होता है। लेकिन जब उन्हीं बीमारियों को ठीक करने की बात स्वामी रामदेव जी पेपर के जरिए करते हैं, अखबार में अपना प्रचार एडवर्टीजमेंट देके करते हैं, तो ये 1954 का कानून खड़ा हो जाता है। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो सिंथेटिक ड्रग एसोसिएशन है, जो सिंथेटिक ड्रग बनाने वाले फार्मा माफियाओं के लिए काम करता है, वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में सीधे जाता है, पिटीशन फाइल करता है। सुप्रीम कोर्ट में उसकी पिटीशन एडमिट हो जाती है। और इस कानून के कारण रामदेव जी, बालकृष्ण जी को बार बार फटकार भी मिल रही है, माफी वो लोग मांग रहे हैं, फिर भी माफीनामा भी नहीं मिल रहा है। एक बात मैं बताऊं, पंजाब में इन्हीं बीमारियों का इलाज मिशनरियां करती हैं, इलाज करने का दावा करती हैं, वादा करती हैं। पूरे पंजाब नहीं, पूरे भारत में मिशनरियां चंगाई सभा लगाती हैं, और चंगाई सभा लगा के कहती हैं कैंसर ठीक कर दूंगा, घुटना ठीक कर दूंगा, बाजपन ठीक कर दूंगा, नपुंसकता ठीक कर दूंगा। और अब तक करोड़ों एससी एसटी को कन्वर्ट कर चुकी हैं ईसाई मिशनरियां इन्हीं बीमारियों का इलाज करने का वादा करके। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कभी मिशनरियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। बहुत सारे मजारों पे, बहुत सारे दरगाहों पे बोर्ड लगे हुए हैं कि हम ये बीमारी ठीक कर देंगे, ये बीमारी ठीक कर देंगे, और वो उन बीमारियों का ठीक करने का वादा किया जाता है, दावा किया जाता है, जो इस कानून में लिखा हुआ है। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आज तक कभी नहीं गया। चाहे हिंदी का अखबार हो, चाहे तमिल का अखबार हो, चाहे तेलुगु का अखबार हो, रोज निकलता रहता है फलाने बीमारी ठीक कर दूंगा, फलाने बीमारी ठीक कर दूंगा, भूले साहब, फन्ने साहब, भन्ने साहब, फन्ने साहब, ऐसे पता नहीं कितने सारे वहां पे तांत्रिक मांत्रिक का रोज प्रचार करते रहते हैं। 1000 रुपए में ठीक कर दूंगा, 2000 रुपए में ठीक करता हूं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कभी उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। लेकिन जब पतंजलि ने यह काम करना शुरू किया तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन चला गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मंशा जो है मुझे इसलिए खराब लगती है कि अगर वास्तव में वो चाहता है कि किसी भी बीमारी का प्रचार प्रसार ना हो, किसी भी बीमारी का जो दवाई है उसका प्रचार प्रसार ना हो, तो उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट पिटीशन फाइल करना चाहिए था। उसको बताना चाहिए था कि सुलभ शौचालय में भी जगह जगह स्टिकर लगा लगा के लोग इलाज करते हैं। रेलवे के स्टेशन के आसपास जगह जगह पंपलेट लगा के कहते हैं हम बीमारी ठीक कर देंगे। मिशनरियां पूरे देश में चंगाई सभा करती हैं। बहुत सारे जिहादी संगठन है, वो जगह जगह ऐसे सभा बुलाते हैं और बीमारी का इलाज ठीक करने का दावा करते हैं और बाद में कन्वर्ट करा लेते हैं। तब तो बात समझ में आती है। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन केवल और केवल पतंजलि के खिलाफ गया है, इसलिए उसकी मंशा पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब दूसरी बात आती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इस कानून का लिटरल इंटरप्रिटेशन कर रहा है। कानून का इंटरप्रिटेशन 4 तरीके से होता है। लिटरल इंटरप्रिटेशन मतलब कानून में जो लिखा है बस उसी को पढ़ना। पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन का मतलब कानून क्यों बनाया गया था,
हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन, कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन, अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन होता है। अभी तक चूंकि लिटरल इंटरप्रिटेशन हो रहा है कि भैया इस कानून में लिखा हुआ है इन 54 बीमारियों का आप प्रचार नहीं करेंगे, इन 54 बीमारियों को ठीक करने की गारंटी नहीं लेंगे, इसलिए आपने पतंजलि ने चूंकि इनका विज्ञापन दिया है तो वो गलत किया है। चलिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा मैं उस पर नहीं जाता। भारत की सर्वोच्च अदालत है, सर्वोच्च अदालत जो भी करेगी वो ठीक करेगी, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। मुझे पूरा ऐसा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट आने वाले टाइम में इस एक्ट का हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन करेगी, पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन करेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन करेगी, केवल लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं करेगी। इस कानून के एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स में लिखा हुआ है कि ये नीम हकीम खतरे जान जो उस समय बोर्ड लगाते थे उनको रोकने के लिए बनाया गया। तो पतंजलि कोई नीम हकीम से तो नहीं चलती, पतंजलि में तो पूरा रिसर्च सेंटर है, दुनिया का सबसे बड़ा आयुर्वेद का रिसर्च सेंटर पतंजलि में है। तो इसलिए पतंजलि में कोई नीम हकीम तो काम करते नहीं। पतंजलि के पूरे देश भर में 1200 से ज्यादा डॉक्टर हैं जो बाकायदा वेल क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। पतंजलि में तो आज की डेट में खुद पर डे कम से कम हजारों की संख्या में लोग आके ओपीडी में अपना इलाज करा रहे हैं, और ये प्रमाण भी है, लोग बोल भी रहे हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट जो फाइनल डिसीजन लेगा वो इस कानून का हार्मोनियस और पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन करके लेगा। लेकिन ये कानून को बदलना जरूरी है, इसी कानून को बदलना जरूरी नहीं है। आज मैं आप लोगों से एक आग्रह करता हूं, 25 साल पुराने सभी कानूनों को बदलने की मांग करिए। 21वीं सदी में 19वीं सदी का कानून क्यों, 20वीं सदी का कानून क्यों, 1954 का कानून क्यों? अब टाइम आ चुका है कि जैसे दुनिया के कई देशों में कानून की एक्सपायरी होती है, कानून की एक लाइफ होती है 25 साल। 25 साल के बाद कानून को रिव्यू किया जाता है। 25 साल के बाद कानून को हर हालत में मैंडेटरी है उसको रिव्यू करना, उसको बदलना। इवन ब्रिटेन में जो जहां हमारे ऊपर जब राज था अंग्रेजों का, वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी एक पॉलिसी है कि 25 साल जैसे कानून हो जाएगा पुराना, लॉ कमीशन उसको रिव्यू करेगा, और लॉ कमीशन जो सजेशन देगा 3 महीने के अंदर उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसको पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। अब टाइम आ चुका है कि कानून बनाते समय ही उसकी एक्सपायरी डेट होनी चाहिए कि भैया ये कानून 25 साल के लिए बन रहा है। 25 साल के पहले अगर उसको रिव्यू किया जाता है बहुत अच्छी बात है। अगर कोई बीच में जरूरत पड़ती है, नहीं लगता कि नहीं ये कानून में कुछ जरूरत है बदलाव की, होना चाहिए। लेकिन किसी भी कानून की मैक्सिमम लाइफ 25 साल होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी है कि 1860 का इंडियन पिनल कोड 2023-24 में चलता रहा, आज भी चल रहा है 1860 वाला इंडियन पिनल कोड। 1861 का पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है, 1863 का इंडाउमेंट एक्ट आज भी चल रहा है, 1872 का एविडेंस एक्ट आज भी चल रहा है, 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड आज भी चल रहा है। कितने सारे कानून चल रहे हैं। ये जासूसी और गद्दारी रोकने वाला 1923 का कानून आज भी चल रहा है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो नकली दवाओं को रोकने के लिए बना हुआ 1940 का आज भी चल रहा है। फॉरेनर एक्ट घुसपैठियों को रोकने वाला 1946 वाला कानून आज भी चल रहा है। मिलावटखोरी के खिलाफ जो कानून है 1954 वाला आज भी चल रहा है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 वाला चल रहा है। क्यों? कानून घटिया इसलिए आज तक लाखों घुसपैठियों को नागरिकता मिल गई, किसी एक जासूस, गद्दार, मक्कार, देशद्रोही की नागरिकता खत्म नहीं। क्यों? क्योंकि 1955 वाला कानून चल रहा है। पासपोर्ट एक्ट 1967 वाला चल रहा है। क्यों भैया? ये अनलॉफुल एक्टिविटी 1967 वाला कानून चल रहा है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 चल रहा है। 2G घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, ना आज तक किसी भ्रष्टाचारी के 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, ना किसी की नागरिकता खत्म हुई, ना जीवन कारावास फांसी हुआ। क्यों? क्योंकि कानून घटिया, 1988 वाला कानून वहां घटिया है। बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट 1988 वाला चल रहा है। क्यों इतना पुराना कानून चलाना? अरे हम अग्नि मिसाइल बना सकते हैं, ब्रह्मोस बना सकते हैं, राफेल खरा सकते हैं, बना सकते हैं, परमाणु बम बना सकते हैं, सब कुछ, वर्ल्ड क्लास हाईवे बना सकते हैं, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना सकते हैं, वर्ल्ड क्लास मॉल बना सकते हैं। तो वर्ल्ड का सबसे अच्छा कानून नहीं बना सकते क्या? क्यों हम 25 साल से ज्यादा पुराना कानून रखें? मनी लॉन्ड्रिंग 2002 वाला, हवाला का इतना कारोबार चल रहा है, ना किसी आज का हवाला कारोबारी को ना तो आजीवन कारावास हुआ, ना फांसी हुई, ना किसी की नागरिकता खत्म हुई। क्यों इसको कानून चलाना? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, केवल अब बात ड्रग एक्ट की नहीं है, बात केवल पतंजलि की नहीं है, बात भारत को विश्व गुरु बनाने की है, भारत में राम राज्य स्थापित करने की है। वो तभी हो सकता है जब हमारा प्रत्येक कानून दुनिया का सर्वोत्तम कानून हो, और घटिया कानून एकदम नहीं चाहिए। आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और जो भी कानून सन 2000 से पहले के बने हुए हैं उन सभी कानूनों को बदलने की मांग करिए, तभी भारत में बदलाव आएगा। याद रखिएगा, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवा बदलने से। ऐसे ही शासक बदलने से व्यवस्था बदलती नहीं है, कानून बदलने से व्यवस्था बदलती है। शासक बदल रहे हैं, कानून नहीं बदल रहा है, इसलिए समस्या ज्यों की त्यों है।